नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। हार के वाइज क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर, जिसमें 4 सब्जेक्ट है: लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दर्शन शास्त्र से संबंधित क्लासेस, जिसमें हमने जो फर्स्ट क्लास में जो भी सिलेबस है एसएसटी सेकंड ग्रेड का, उस पर डिस्कस किया था। कौन कौन से टॉपिक उसमें है वो देखा था और हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी। तो आज हमारी उसमें दूसरी क्लास है। तो रोज शाम को 8 बजे क्लास होती है दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है आरकेपीसी क्लासेस पर। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जो भी मैं बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि आपके नोट्स भी कंप्लीट होते रहे, आप साथ में अपने नोट्स बनाते रहो। यही रीजन है इसका लिखने का। दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि जो दर्शन शास्त्र क्या होता है, कौन किस धातु से बना होता है, किस भाषा के शब्द से लिया गया है और किस किस से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या है, ये सब हमने देखा था। उसके साथ ही हमने देखा था आस्तिक और नास्तिक के बारे में। उसके बाद में हमने देखा था वेद के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद में देखा था ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी। उसके साथ साथ ही हमने देखा था आधुनिक जो जो पाश्चात्य दर्शन है, उसके बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था बुद्धिवाद, अनुभववाद और समन्वयवाद। तो उसके बाद में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों दर्शन शास्त्र में जो आप आज का जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में देखेंगे आज हम दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। दोस्तों, हमने देखा था जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन थे, उसमें हमने देखा था बुद्धिवाद। बुद्धिवाद में हमने देखा था कि जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान का स्रोत क्या होता है, उसमें बुद्धि होता है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान जन्मजात होता है। ज्ञान का स्रोत क्या है उसमें, तो ज्ञान का स्रोत उसमें बुद्धि होती है। उसके बाद हमने ज्ञान की विशेषताएं देखी, जिनमें वो अनिवार्यता, सार्वभौमिकता होती है, नवीनता नहीं होती। उसमें जो तुलना किससे की गई है, मकड़ी से की गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा था बुद्धिवाद, अनुभववाद और समन्वयवाद। आज दर्शन शास्त्र के जो प्रमुख शाखा है उसका हम अध्ययन करेंगे, उसको हम विश्लेषण तौर पर पढ़ेंगे, उसको इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले वाले और जो क्वेश्चन आ सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो ऐसे बन सकते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखेंगे। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं पिछले वाले, उनको भी देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का था जो टॉपिक है वो है दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं। दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं, तो दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो उनमें है ज्ञान मीमांसा। पहली है ज्ञान मीमांसा, दूसरी है तत्व मीमांसा। पहली है ज्ञान मीमांसा, दूसरी है तत्व मीमांसा और तीसरी है नीति शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र की जो शाखाएं मुख्य रूप से वो 3 है। कौन कौन सी है? पहली है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। दूसरी कौन सी है? तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा। और तीसरी कौन सी है? नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। दोस्तों, ये क्या है? दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। अब हम ये देखेंगे कि ज्ञान मीमांसा में क्या बताया गया है, तत्व मीमांसा में क्या बताया गया है और नीति शास्त्र में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो एक एक को लेके चलेंगे। तो पहले होगी ज्ञान मीमांसा, पहले होगी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। दोस्तों, ज्ञान मीमांसा में बताया गया है कि इसमें जो ज्ञान का स्रोत है वो कैसा है, वो यथार्थ है। कैसा है? यथार्थ। इसके 2 भाग बताए गए हैं। ज्ञान मीमांसा, इससे पता चल रहा है कि ज्ञान अलग है और मीमांसा अलग है, यानी ज्ञान प्लस मीमांसा। अब इसमें क्या बताया गया है कि ज्ञान का स्रोत यथार्थ रूप से है। यथार्थ का मतलब है सही है, वाकई में है, वास्तव में है, उसको क्या कहते हैं? यथार्थ है। ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया ज्ञान की सीमा और ज्ञान की प्रमाणिकता का संबंध बताती है।
इसमें ज्ञान प्राप्ति की सीमा, ज्ञान प्राप्ति किस प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया और ज्ञान प्राप्ति की प्रामाणिकता में, ज्ञान प्राप्ति की सीमा और ज्ञान प्राप्ति की प्रामाणिकता, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया और सीमा व ज्ञान प्राप्ति की प्रामाणिकता और ज्ञाता का संबंध स्थापित होता है। किसमें? ज्ञान मीमांसा में। क्या होता है इसमें? ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया, सीमा व ज्ञान प्राप्ति की प्रामाणिकता और ज्ञाता का संबंध स्थापित होता है। किसमें स्थापित होता है? किसमें? ज्ञान मीमांसा में। इसके बाद देखते हैं तत्व मीमांसा। इसके बाद देखते हैं तत्व मीमांसा। दूसरी कौन सी है? तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में क्या है? तो तत्व मीमांसा में मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मूल तत्वों का। इसमें मूल तत्व का अध्ययन किया जाता है। अब मूल तत्व कौन कौन से हैं? मूल तत्व कौन कौन से हैं? जैसे मूल तत्व सीमा, प्रामाणिकता, सीमा, स्वरूप। मूल तत्व कौन कौन से हैं? सीमा और स्वरूप। ये क्या है? ये मूल तत्व है। तो दोस्तों तत्व मीमांसा में मूल तत्व का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सीमा, स्वरूप, प्रमाणिकता ये आते हैं। उसके बाद जो उससे पहले ज्ञान मीमांसा है, इसमें ज्ञान प्लस मीमांसा। इनमें इसमें क्या होता है? इसमें यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। यथार्थ रूप से, यथार्थ रूप से ज्ञान। यथार्थ का मतलब होता है वस्तु, वास्तव में जो वस्तु है उसका ज्ञान होता है। किसमें? ज्ञान मीमांसा में। तो इसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। इसमें ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया, सीमा और ज्ञान की प्राप्ति की जो प्रामाणिकता है उसका अध्ययन होता है। साथ ही उसमें जो ज्ञान का ज्ञाता है उससे संबंध स्थापित होते हैं। इसके बाद देखा हमने तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में जो मूल तत्व है उनका अध्ययन किया जाता है, जिसमें से सीमा और स्वरूप। इसके बाद में देखते हैं नीति शास्त्र। तीसरा अपना कौन सा है? नीति शास्त्र। कौन सी शाखा है? नीति शास्त्र। अब नीति शास्त्र में क्या क्या होता है? नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, सॉरी नीति शास्त्र। इसमें क्या है नीति शास्त्र में? तो नीति शास्त्र में क्या क्या है? तो इसमें विज्ञान आदर्श मूलक, इसमें विज्ञान है, आचरण है, मनुष्य है। विज्ञान है, आचरण है, मनुष्य है। विज्ञान, इसमें विज्ञान है। विज्ञान के बाद में इसमें विज्ञान है आदर्श मूलक, आदर्श मूलक का मतलब होता है चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए। आदर्श मूलक, विज्ञान आदर्श मूलक,
आचरण मनुष्य सामाजिक आचरण, मनुष्य सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज, सामाजिक ज्ञान विज्ञान आदर्श मूलक आचरण मनुष्य सामाजिक और मूलभूत नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी इसमें मूलभूत नैतिक सिद्धांत, मूलभूत नैतिक सिद्धांत, सिद्धांत की स्थापना की गई है। यानी जो नीति शास्त्र है इसमें विज्ञान आदर्श मूलक आचरण मनुष्य सामाजिक और मूलभूत नैतिक सिद्धांत की स्थापना की गई है। तो दोस्तों इस बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, इनकी शाखाओं में। अब कौन कौन सी शाखा बताई मैंने नीति शास्त्र की, तो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति शास्त्र। ज्ञान मीमांसा में क्या होता है, तो उसमें जो यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है, उसमें ज्ञान की सीमा प्रक्रिया निर्धारित होती है, साथ ही ज्ञाता के साथ संबंध स्थापित होता है। और दूसरा तत्व मीमांसा, इसमें जो मूल तत्व उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे सीमा स्वरूप। इसके बाद देखते हैं नीति शास्त्र, तो इसमें विज्ञान बताया मैंने, मनुष्य आचरण आदर्श मूलक और साथ ही नैतिक सिद्धांत की स्थापना की गई है। अब इसके बाद में देखते हैं भारतीय दर्शन के प्रमाण और विचार, भारतीय दर्शन के प्रमाण और विचार। दोस्तों साथ के साथ अपने नोट्स ही बनाते रहें ताकि आपके पास एक कंटेंट तैयार हो जाए, मैटर तैयार हो जाए, जिससे आप बाद में रिवीजन कर सको। इसके बाद देखते हैं भारतीय दर्शन के विचार। क्या, भारतीय दर्शन के विचार, भारतीय दर्शन के विचार, भारतीय दर्शन के क्या विचार है। अब इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है पहले प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, यानी 4P। क्या बताया इसमें, 4P। 4P क्या है, तो पहले है परमा, इसके बाद में प्रमाण, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में प्रमेय और फिर प्रमाता। प्रमेय, इसके बाद में प्रमाता। क्या है, ये क्या है, भारतीय दर्शन के विचार। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें एक परमा होता है, एक होता है अपरमा। अपरमा और परमा। तो परमा में तो क्या होता है, तो परमा में होता है कि वस्तु का वास्तविक रूप से जो ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान, वस्तुओं का वास्तविक रूप से ज्ञान, वस्तु का वस्तु के रूप में, वस्तु के रूप में वास्तविक ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, ये होता है प्रमाण। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो रस्सी होती है, उस रस्सी का हम केवल उस रस्सी को हम वास्तविक रूप से किसमें देखते हैं, रस्सी में देखते हैं। हमें एक रस्सी वास्तविक रूप से क्या दिखाई देगी, रस्सी दिखाई देगी। यानी रस्सी को रस्सी के रूप में देखना क्या है, यह है परमा। रस्सी को रस्सी के रूप में देखना, रस्सी का मतलब होता है, रस्सी वो आती है ना लंबी सी रस्सी, रस्सी को रस्सी के रूप में देखना, रूप में देखना। देखना, ये क्या है, ये वास्तविक ज्ञान है। अब अपरमा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो वस्तु से भिन्न, यानी वस्तु का वस्तु के रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसमें वस्तु से अलग यानी वस्तु से भिन्न ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जैसे रस्सी को सांप के रूप में देखना, हम रस्सी देखते हैं पड़ी हुई और अचानक हमें एक बार देखने पर यह होता है कि ये तो सांप है, तो रस्सी को या फिर रस्सी सांप जैसे दिखाई देना, ये क्या है, ये अपरमा है। यानी रस्सी को सांप के रूप में देखना, यानी वस्तु से भिन्न ज्ञान। ये तो परमाता, वस्तु को वस्तु के रूप में वास्तविक ज्ञान।
अब ये अपरमा है, अपरमा होता है वस्तु से भिन्न ज्ञान, वस्तु से भिन्न ज्ञान, भिन्न ज्ञान। जैसे एग्जाम्पल देखे, जैसे रस्सी को सांप में देखना, सांप के रूप में देखना, ये क्या है, ये अपरमा है। यानी परमा तो वस्तु का वस्तु के रूप में ज्ञान, यानी वास्तविक ज्ञान। रस्सी को रस्सी के रूप में देखना, ये तो परमा है। अब जो अपरमा होता है, ये होता है वस्तु को वस्तु के रूप में न देखकर वस्तु को भिन्न रूप में देखना, तो ये क्या है, ये अपरमा है। जैसे रस्सी को सांप के रूप में देखना। अब देखते हैं दोस्तों परमाणु, इसके बाद देखते हैं परमाणु। परमाणु में कितने रूप हैं, परमाणु के कितने रूप हैं, या फिर परमाणु में किस किस के बारे में बताया गया है, किसके रूप में अध्ययन किया जाता है। तो पहला होता है प्रत्यक्ष, परमाणु प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष पहला होता है प्रत्यक्ष। दूसरा होता है अनुमान, यानी अनुमान लगाया जाता है किसी भी वस्तु का, क्या लगाया जाता है, अनुमान, तो उसे क्या कहते हैं, अनुमान। यानी इसमें क्या लगाया जाता है, अनुमान, अनुमान। दोस्तों ये जो टॉपिक है इनको खोलकर पढ़ेंगे हम, और खोलेंगे इनके बारे में। अभी ये ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन कौन सा है, बाकी इनको एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष और अनुमान। उसके बाद में है शब्द, शब्द। अब शब्द किस प्रकार के, तो वैदिक शब्द, वैदिक वचन, ये क्या है, ये शब्द, वैदिक वचन, ये क्या है, ये शब्द में है। वैदिक वचन, आप्त पुरुष, आप पुरुष, आप पुरुष, ये क्या है, ये सब क्या है, ये प्रमाण है। क्या है, प्रमाण। इसके बाद में कौन सा है, इसके बाद में है उपमान, उपमान, उपमान। उपमान के बाद में, उपमान के बाद में कौन सा है, तो यथार्थपति, यथार्थपति, ये क्या है, ये भी इसी का भाग है, यथार्थपति, यथार्थपति। इसके बाद में कौन सा है, तो इसके बाद में अनुपलब्धि, इसके बाद में अनुपलब्धि, अनुपलब्धि। तो ये क्या है, ये प्रमाण के अंतर्गत है। कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, यथार्थपति और अनुपलब्धि। तो ये क्या है, ये प्रमाण के अंतर्गत है। अब परमेय में क्या करते हैं हम, परमेय में तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है साधन साध्य, परमाता साधन साध्य, यानी इसमें हेतु और साध्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी हम जा रहे हैं और किसी पर्वत पर क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है, तो वहां से धुआं निकल रहा है, तो हमें क्या दिखाई देगा कि धुआं, पर्वत पर क्या है, धुआं है। तो धुआं क्या हो गया, धुआं हो गया क्या, धुआं हो गया हेतु, धुआं क्या हो गया, हेतु, यानी हमें धुआं दिखाई दे रहा है। अब वो तो हो गया हेतु, लेकिन हमें ये पता है कि जहां धुआं है वहां आग होगी, जहां धुआं है वहां आग अवश्य होगी, तो वो क्या है, वो हमारा साध्य है। वो क्या है, साध्य, यानी आग क्या है, साध्य, और जो धुआं है वो क्या है, हेतु। तो हेतु और साध्य के बारे में भी इनमें अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष है, यानी प्रमाण के जो रूप है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, यथार्थपति और अनुपलब्धि, तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या है इनके बारे में। तो प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं हम पहले, प्रत्यक्ष के बारे में। प्रत्यक्ष, अब प्रत्यक्ष के बारे में और ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष के बारे में है कि प्रत्यक्ष किसके द्वारा हमें प्राप्त होता है, यानी जो प्रत्यक्ष होता है वो किसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष हमारी जो नाक है, कान है, यानी जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, उनके द्वारा हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। यानी ये किसके द्वारा प्राप्त होता है, शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा।
द्वारा प्राप्त होता है, क्या? प्रत्यक्ष। अब इसके बाद देखते हैं अनुमान। अनुमान, अनुमान क्या है? अनुमान के बारे में क्या बताया गया है? तो अनुमान है वो किसमें? आपत्ति के आधार पर, आपत्ति के आधार पर इसकी प्राप्ति होती है। किसकी? अनुमान की। आपत्ति का मतलब होता है क्या? आपत्ति का मतलब होता है कि हेतु और साध्य के मध्य जो नियत साहचर्य और अनौषधि संबंध स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपत्ति कहते हैं। यानी इसमें आपत्ति के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपत्ति के ज्ञान प्राप्त। अब आपत्ति क्या होता है? यानी आपत्ति होता है यानी धुआं और आग के मध्य जो संबंध होता है, जो मैंने बताया ना, धुआं क्या हो गया? हेतु हो गया, और आग क्या हो गई? साध्य हो गई। तो धुआं और आग के मध्य जो संबंध होता है, जो साध्य संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? आपत्ति कहते हैं। यानी धुआं और आग के मध्य यानी हेतु और साध्य के मध्य, हेतु और साध्य के मध्य नियत और साहचर्य संबंध होता है। हेतु और साध्य, हेतु व साध्य के मध्य नियत हेतु और साध्य के मध्य नियत साहचर्य, नियत साहचर्य और अनौषधि संबंध, अनौषधि संबंध। यानी हेतु और साध्य के मध्य जो नियति और साहचर्य संबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपत्ति कहते हैं। होते हैं। यानी हमने देखा है कि जो आपत्ति होता है उसमें हेतु होता है। हेतु का मतलब जो दिखाई दे रहा है वो तो क्या है? हेतु। और एक साध्य होता है। साध्य का मतलब जो दिखाई दे रहा है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो होता है साध्य। यानी साध्य कौन सा है और हेतु कौन सा है? जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ये पर्वत है अपना, ये क्या है? पर्वत है। अब हम दूर से देख रहे हैं इसे, यहां से देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं इसे देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? धुआं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? धुआं क्या दिखाई दे रहा है। तो ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया हेतु। ये क्या हो गया? ये तो हो गया हेतु। लेकिन ये धुआं है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आग से जुड़ा हुआ है। किससे? आग से। भाई जब आग होगी तभी तो धुआं होगा। आग के बिना धुआं कैसा हो सकता है? तो धुआं जो आग हो गई वो क्या हो गई? वो साध्य हो गई। साध्य। अब जो साध्य और हेतु है, यानी जो आग और धुआं है, इनके मध्य जो संबंध है, जो नियत संबंध है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आपत्ति। ये तो है आपत्ति। यानी हेतु और साध्य के मध्य जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? आपत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपत्ति। यानी हमें अनुमान का आधार, हमने अनुमान तो लगाया ना, जैसे जो पर्वत के ऊपर हमें धुआं दिखाई दे रहा है तो हमने अनुमान लगाया कि ये धुआं है तो कहीं ना कहीं आग भी होगी। ये क्या हो गया? ये हमारा अनुमान हो गया। क्या हो गया? अनुमान हो गया। अब ये अनुमान का जो प्रमाण है यही तो है अनुमान। जो हमने अनुमान लगाया उससे जो प्रमाण निकल कर आया वो तो है अनुमान। उसे कहते हैं आपत्ति। उसे क्या कहते हैं? आपत्ति। तो ये क्या है? अनुमान का प्रमाण है। क्या है? अनुमान का प्रमाण है। यानी हमने देखा कि किसी पर्वत पर धुआं है। एक बात समझने की कोशिश करो, हम जा रहे हैं रास्ते से और हमें एक पर्वत दिखाई दिया और उसके ऊपर धुआं निकल रहा है, तो हमने दूर से देखा कि धुआं है, तो हमने ये भी अनुमान लगाया कि अगर धुआं है तो इसमें कहीं ना कहीं आग भी होगी।
लगाया ना अनुमान, भाई आग होगी तभी तो धुआं होगा, अगर आग ही नहीं होती तो धुआं कैसे होता? तो आग होगी तो धुआं होगा, तो जो धुआं है वो तो क्या है, हेतु है, वो तो क्या है, हेतु है। और जो आग है वो साध्य है। तो हेतु और साध्य के मध्य जो नियत और साध्य संबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वही तो अनुमान कहलाते हैं, वही तो अनुमान है। अब अनुमान किसे कहते हैं? जिनसे कोई प्रमाण निकलता है तो वही क्या है, वो अनुमान है। तो यही अनुमान है, तो ये हुआ अनुमान। अब इसके बाद में देखते हैं हम शब्द। तीसरा कौन सा है? शब्द। तीसरा है शब्द। शब्द। अब शब्द में क्या है? मैंने बताया प्रत्येक अनुमान शब्द, ये क्या है? ये प्रमाण के हैं। प्रत्येक अनुमान शब्द उपमान यथापति और अनुपति, तो ये क्या है? ये प्रमाण है। अब इसके बाद में शब्द। शब्द क्या है? तो वैदिक जो वचन होते हैं, वेदों में जो वचन होते हैं वो भी शब्द है। उसके बाद में जो आप पुरुष, यानी जो पुरुष आप पुरुष होता है, आप मतलब जो पुरुष जा रहा है और उसे दिखाई दे रहे हैं क्या, वही धुआं और आग, तो वो पुरुष होता है। उसके द्वारा जो वचन होते हैं वो भी क्या होते हैं? शब्द होते हैं। वो भी क्या होते हैं? शब्द होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक तो वैदिक वचन होते हैं, वैदिक वचन होते हैं, और दूसरा होता है जो पुरुष होता है, आप पुरुष, आप पुरुष, ये आप पुरुष होता है, इसके जो वचन होते हैं वो क्या है? वो शब्द है के वचन, ये भी क्या है? ये भी शब्द है। आप पुरुष कौन हुआ? वही पुरुष हुआ जिसे क्या दिखाई दिया? धुआं और आग दिखाई दी। उस पुरुष के द्वारा जो वचन होते हैं उसके निकले हुए, उसे क्या कहते हैं? आप तो वचन कहते हैं। तो इसके बाद में देखते हैं हम उपमान क्या है। फोर्थ नंबर पे क्या है? उपमान। उपमान। उपमान क्या है? अब उपमान के बारे में देखते हैं। तो उपमान क्या है? तो उपमान होता है जो दिखाई देता है, यानी सादृश्य के आधार पर, मतलब जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। यानी सादृश्यता के आधार पर, सादृश्यता के आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है, लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपमान। यानी सादृश्यता मतलब एक प्रत्येक रूप से दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर हम जो अनुमान लगाते हैं। हमने अनुमान तो लगाया ना भाई, धुआं है तो आग भी होगी, तो वो क्या है? वही उपमान है। यानी उसी को, धुआं को देख कर तो हमने अनुमान लगाया, उसके आधार पे तो भाई यहाँ आग भी हो सकती है, तो वो क्या है? वो है उपमान। उसके बाद में देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, एग्जाम्पल लेते हैं, अलग से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कभी गाय देखी हुई थी, भाई गाय ऐसी होती है। अब कहीं हम गाय जैसी कुछ और जानवर को देखते हैं, जैसे हम नील गाय को देखते हैं, तो गाय के आधार पर ही तो हम वो लगाएंगे, गाय के आधार पर तो हमने आकलन अनुमान लगाया कि क्या है? ये नील गाय है। वो नीली थी, हल्की नीली थी, इसलिए हमने क्या कह दिया उसे? नीली गाय है। यानी ये क्या है? ये नील गाय है। गाय के आधार पर हमने अनुमान लगाया कि ये क्या है? ये नील गाय है। तो एग्जाम्पल है, तो गाय के आधार पर नील गाय का अनुमान लगाना, गाय के आधार पर नील गाय का अनुमान लगाना, ये क्या है? ये उपमान है। अनुमान लगाना, तो ये क्या हुआ? ये उपमान हुआ। क्या हुआ? ये उपमान हुआ। अनुमान लगाना यानी गाय के आधार पर नील गाय का क्या होना? ज्ञान होना। अनुमान लगाना या ज्ञान, ये क्या है? ये तो है क्या? उपमान। क्या है ये? उपमान। अब इसके बाद में देखते हैं हम यथार्थवादी। हमने पढ़ा था दो रह गए हमने, यथार्थवादी और अनुपलब्धि। अनुपलब्धि। तो यथार्थवादी में क्या है? यथार्थवादी, फोर्थ नंबर का यथार्थवादी। यथार्थवादी, अब इसमें क्या है?
अब कई बार ऐसे होता है कि हमारी जो परिस्थितियां होती है, जो भी कैसी भी परिस्थितियां हो, वो जब हमारी परिस्थितियां सामने आती है तो हम इनकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना कर, यानी तुलना कर जो ज्ञान की प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, हम यथार्थवादी। यानी यथार्थ का मतलब वास्तव में जो परिस्थितियां होती है उनकी हम किसी अन्य से तुलना करते हैं, तो उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, यथार्थवादी। क्या कहते हैं, यथार्थवादी। यानी परिस्थितियों की तुलना कर, परिस्थितियों की तुलना कर ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, ये क्या है, यही क्या है, यथार्थवादी। क्या है ये, यथार्थवादी। दोस्तों कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जो कि हमें क्या सिखाती है, जीना सिखाती है। कहते हैं ना कि ठोकर खाने से क्या होता है, आदमी जीना सीखता है। यानी जो ठोकर खाता होता है उससे अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है, उसे परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। तो यही तो है, जो परिस्थितियों से जो तुलना करके जो सीखता है परिस्थितियों को, ये परिस्थिति ऐसी परिस्थितियां होती है जिनका समाधान करना सीख जाता है, तो उनसे क्या होता है, उसको अनुभव होता है। और वही अनुभव क्या है, वही ज्ञान है। क्या होता है, यानी उन जो समस्याओं को समाधान निकालने की जो प्राप्ति है उसे क्या कहते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। तो ये है परिस्थितियों से की तुलना कर ज्ञान की प्राप्ति करना, ये क्या है, ये यथार्थवादी है। इसके बाद में देखते हैं हम अनुपलब्धि। इसके बाद में देखते हैं हम अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि। अब क्या है अनुपलब्धि, इसके बाद देखते हैं अनुपलब्धि। इसका मतलब होता है अनुपलब्धि, अनु का मतलब होता है नहीं, और उपलब्धि का मतलब होता है उपलब्ध। यानी ऐसी वस्तुओं का प्रत्येक रूप से, ऐसी वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना जो कि वर्तमान में नहीं है, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। यानी ऐसी वस्तुएं होती है जिनका ज्ञान प्राप्त करते हैं जो कि वर्तमान में नहीं है। यानी जो पिछले वाली वस्तु है, जैसे जो प्राचीन काल में राजा महाराजा हुए, जो प्राचीन काल में जो परंपरा रही, तो उनके बारे में क्या, ज्ञान की प्राप्ति करना। लेकिन जो परंपरा जो जो कुरीतियां हैं, जो जो पहले थी, जो आज तो नहीं है ना वर्तमान में, लेकिन जो पहले थी, अब उसके पास उनके बारे में हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते हैं। तो वही तो अपनी अनुपलब्धि है। यानी जो वर्तमान में वस्तुएं नहीं है, जो वर्तमान में अपने अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उनके बारे में ज्ञान की प्राप्ति करना, वो क्या है, अनुपलब्धि। यानी वे वस्तुएं जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, उनके बारे में, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, उनके बारे में ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये क्या है, ये है अनुपलब्धि। क्या है, अनुपलब्धि। इसे कहते हैं अनुपलब्धि। क्या कहते हैं इसे, अनुपलब्धि। और यथार्थवादी किसे कहते हैं, यानी ऐसी परिस्थितियां होती है जिनकी तुलना करने पर हम ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी जिनसे संघर्ष करने पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जो हमें झकझोर कर रख देती है, लेकिन उनका क्या समाधान निकालते हैं हम। अब वह समाधान निकालते हैं, वही तो ज्ञान की प्राप्ति है। अब आने वाली जो टाइम में, जैसे आज हमने परिस्थितियों का क्या कर लिया, समाधान कर लिया, तो अब बाद में कभी भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम उनका एक ही बार में क्या कर लेंगे, समाधान। क्यों, क्योंकि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है उन परिस्थितियों को देखकर। तो ये तो है क्या, यथार्थवादी। इसके बाद में देखते हैं अनुपलब्धि। तो ऐसी वस्तुएं जो प्राचीन काल में थी, यानी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं, जैसी जो प्राचीन काल में जो परंपराएं थी, कुरीतियां थी, उनके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं आज, इसके माध्यम से, किताबों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। लेकिन वो वर्तमान में तो अस्तित्व में नहीं है ना, तो लेकिन उनके बारे में जानना क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुपलब्धि। क्या कहलाता है, अनुपलब्धि। तो दोस्तों ये मैटर था अपना क्या,
जो दर्शन शास्त्र की शाखाएं हैं उनके बारे में। अब देखते हैं हम जो दर्शन शास्त्र की जो दर्शन उनका क्या नाम है और उनका जो स्वीकृत प्रमाण है वो क्या है। यानी दर्शन शास्त्र दर्शन का नाम और उनके द्वारा स्वीकार किए गए प्रमाण वो क्या है। तो एक तरफ लिखेंगे हम क्या, दर्शन, दर्शन का नाम, दर्शन दर्शन का नाम, और एक तरफ लिखेंगे स्वीकृत प्रमाण, स्वीकृत प्रमाण। अब इस तरफ देखेंगे हम दर्शन का नाम और उस दर्शन के द्वारा क्या स्वीकार किया गया उनके बारे में देखेंगे। तो पहला देखते हैं हम चावार्क, पहला देखते हैं चावार्क, पहला देखते हैं चावार्क। अब इनके द्वारा क्या स्वीकार किया गया, तो इनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया, प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप स्वीकार किया गया। दूसरा था कौन सा, दूसरा था बौद्ध और वैशेषिक, बौद्ध और वैशेषिक, वैशेषिक इनके द्वारा क्या स्वीकार किया गया, तो इनके द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमान जो मैंने पढ़ा है ना प्रमाण में वही स्वीकार किए गए, लेकिन कौन किसके द्वारा क्या, तो इसके चावार के द्वारा क्या प्रत्यक्ष जो पहले नंबर पर था, दूसरे के द्वारा क्या जो बौद्ध और वैशेषिक इनके द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमान, इनके द्वारा दो स्वीकार किए गए, क्या क्या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्लस अनुमान, अनुमान स्वीकार किए गए। अब तीसरे कौन से हैं, तो तीसरे हैं कौन से, जैन, सांख्य, जैमिनी और रामानुज। जैन जो दर्शन है, जैन, सांख्य, जैमिनी और रामानुज। अब इनके द्वारा क्या स्वीकार किया गया, तो दो तो ये है प्रत्यक्ष और अनुमान, दो तो ये है प्रत्यक्ष और अनुमान, और तीसरा कौन सा है, शब्द, तीसरा कौन सा है, शब्द, यानी प्रत्यक्ष भी स्वीकार किया गया, अनुमान भी स्वीकार किया गया, अनुमान और प्लस शब्द, शब्द बताया ना मैंने, वही वैदिक वचन, राजपुरुष के वचन, इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया। अब जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, वो है न्याय। कौन सा दर्शन है, न्याय, कौन सा दर्शन है, न्याय। सॉरी दोस्तों, इन्वर्टर डिस्चार्ज की वजह से यहाँ तक की क्लास रहेगी, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट।